नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिगर देख के ही आपको पता चल गया होगा कि आज का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में, ओशनिक करंट के बारे में। महासागरीय धाराओं के बारे में आपने बचपन से सुना होगा, लेकिन आज कुछ हम छोटी छोटी बातों को भी डिस्कस करेंगे जो कंपटीशन की दृष्टि से आपकी इम्पोर्टेंट है। धाराएं क्या होती हैं, धारा जैसा आप जानते हैं, क्या वो धारा की परिभाषा बिल्कुल सही जानते हैं? ये सारी चीज़ें आज आपको पता चल जाएंगी कि आपकी परिभाषा सही है या नहीं सही है। धारा और प्रवाह में क्या अंतर होता है। एक शब्द होता है ड्रिफ्ट और एक होता है करंट, उस दोनों में क्या अंतर होता है। सामान्य तौर पर जब सागर का जल क्षैतिज रूप से एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगता है तो उसको हम धारा कह देते हैं। धाराओं का वेग नॉर्मली पाया जाता है 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, लेकिन इन धाराओं को अगर और माइन्यूट लेवल पर देखा जाए तो धाराओं को हम 3 तरीके से, ड्रिफ्ट, करंट और इसके साथ में एक शब्द होता है स्ट्रीम, 3 अलग अलग शब्दों से हम जानते हैं। तो परिभाषा तो आप लोगों ने लिखी ली होगी, न लिखी हो तो लिख लीजिए कि सागर के जल का क्षैतिज रूप से एक निश्चित दिशा में प्रवाह महासागरीय धारा कहलाता है, जिसका वेग 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे होता है। लेकिन धाराओं को अगर हम देखें तो 3 ये चीजें इनको समझ लेना जरूरी है। एक होता है प्रवाह, दूसरा होता है धारा, ठीक है। प्रवाह को अंग्रेजी में हम ड्रिफ्ट कहते हैं और धारा को अंग्रेजी में हम करंट कहते हैं। ये 2 बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी। और नॉर्मली जब हम वैसे बोलते हैं तो इन दोनों को एक ही बोल देते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं करते हैं। और तीसरा एक होता है विशाल धारा। विशाल का मतलब होता है जो बड़ी हो, विशाल हो। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रीम। क्या कहते हैं? स्ट्रीम। इन तीनों में क्या अंतर होता है, सबसे पहले इसको देखेंगे और उसके बाद में धाराओं के प्रवाह में कौन कौन से कारक हैं जो धाराओं के प्रवाह को प्रभावित करते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। जो भी चीजें पढ़िए उनको इस तरीके से पढ़ लीजिए कि दोबारा उसको कहीं उठा के देखने की जरूरत ना पड़े। ये हमारे किसी भी डिस्कशन का उद्देश्य होता है। कई बार आपको लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा है, कई बार आपको लगता होगा कि ये बहुत विस्तृत डिस्कशन हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन चीज़ों के बावजूद में मैं इसको कम नहीं करता हूं, क्योंकि आपको इसको देखने के बाद में कुछ सीखने को मिले, किताबी ज्ञान से थोड़ा सा कुछ अलग मिले। प्रवाह के बारे में अगर हम बात करें, ड्रिफ्ट के बारे में बात करें, तो जब सागर का जल पवन की जो गति होती है उससे प्रभावित होकर धीरे धीरे उसी के साथ बढ़ने लगता है, तो उसको प्रवाह कहा जाता है। यहां पर मेन कारक क्या है? पवन की गति। पवन की गति से ये जो जल है ये प्रवाहित होने लगता है, इससे प्रभावित होकर जल का प्रवाह पवन की गति से होने लगता है, तब इसको हम प्रवाह नाम दे देते हैं। इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। जैसे उदाहरण आपको मिलेगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। अटलांटिक महासागर में आप जाएंगे तो उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो वहां पर यह प्रवाह होता है और यह पवन की गति के द्वारा प्रभावित होता है। जहां तक धारा की बात है, यहां पर एक चीज मैंने लास्ट में बताया कि इसकी निश्चित दिशा नहीं होती, किधर भी हो जाएगा, जिधर भी हवा चलेगी उधर ही चला जाएगा और निश्चित दिशा इसकी नहीं होती है। जब इसी में जल एक निश्चित दिशा में एक तीव्र, थोड़ी सी गति इसकी ज्यादा तेज हो जाती है, तीव्र गति से आगे की ओर प्रवाहित होने लगता है, तब उसको धारा कहते हैं। सागर का जल यहां पर दिशा निश्चित हो जाएगी। सागर का जल होगा, जल तो सागर का ही होगा, सागर का जल, और यहां पर दिशा क्या हो गई इसकी? निश्चित दिशा। और जो वेग होगा वो वेग तीव्र हो जाता है। किसकी? प्रवाह की तुलना में। प्रवाह की तुलना में इसका वेग क्या होता है? तीव्र हो जाता है। तब हम इसको क्या कह देते हैं? धारा कह देते हैं। जैसे वेंगुला धारा है, अगुलहास धारा है। प्रवाह में मैंने उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की बात की। धारा में बहुत सारी धाराएं, अगुलहास, वेंगुला चर्चित धाराएं रहती हैं, अक्सर आपसे पूछी जाती हैं। तीव्र गति हो, निश्चित दिशा हो और एक निश्चित सीमा के अंदर, जैसे नदियां बहती हैं, तीव्र गति, निश्चित दिशा और निश्चित सीमा भी हो। ये पूरे जो फीचर्स होते हैं एज अ रिवर,
किसी नदी की तरह अगर ऐसा हो जाए तो उसको हम कह देते हैं विशाल धारा या उसको स्ट्रीम की संज्ञा दे देते हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम, जैसे गल्फ स्ट्रीम, यहां इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण मैंने आपको बताया कि यहां पर इसका उदाहरण आप कह सकते हैं वेंगुला की धारा, वेंगुला धारा। यहां पर अगुलहास का उदाहरण आप दे सकते हैं। स्ट्रीम की जब बात आती है तो गल्फ स्ट्रीम का आप उदाहरण दे सकते हैं, और इसको उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का नाम दे सकते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ये बेसिक कुछ शब्द थे जिनमें अंतर जाना आपको बहुत जरूरी था। जब धाराओं की बात आती है तो धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं, इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, इसकी भी चर्चा करनी होती है। धाराओं की उत्पत्ति के कारण कोई एक नहीं है। धाराओं की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो पृथ्वी की प्रकृति है, पृथ्वी की जो आकृति है, पृथ्वी का जो घूर्णन है, वो सबसे बेसिक कारण होता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में जब आप जाएंगे, आप एक तो हेडिंग डालिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं ये कुछ बोला करूं तो आप एक हेडिंग डाल लिया कीजिए। जैसे मैंने कहा धाराओं की उत्पत्ति के कारक, तो आप यहां पे लिख लीजिए धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है और उत्पत्ति के कारक। पहला जो कारक है वो पृथ्वी से रिलेटेड है, पृथ्वी जन्य कारक, यानी कि पृथ्वी से रिलेटेड जो कारक है, पृथ्वी जन्य कारक, पृथ्वी की प्रकृति से जुड़े हुए ये कारक है। पृथ्वी की जो आकृति है, पृथ्वी का जो घूर्णन है, घूर्णन का प्रभाव जलधाराओं पर पड़ता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में आप जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल वहां पर न्यूनतम पाया जाता है, वहां पर अपकेंद्रीय बल अधिकतम पाया जाता है। और अगर आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर इसकी उल्टी स्थिति पाई जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल वहां पर अधिकतम हो जाता है, अपकेंद्रीय बल वहां पर न्यूनतम हो जाता है। और इस कारण से विषुवत रेखीय प्रदेश का जो सागरीय जल है वो ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने की प्रवृत्ति रखता है। दो फीचर यहां पर याद रखिएगा, विषुवत रेखा पर जब आप आएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर न्यूनतम होगा, और जो अपकेंद्रीय बल है ना, अपकेंद्रीय बल है वो अधिकतम होगा। अपकेंद्रीय बल ज्यादा होगा। और जब आप यही ध्रुवों पर पहुंचेंगे तो इसकी विपरीत स्थिति पाई जाएगी। और ऐसी दशा के कारण जो विषुवत रेखीय क्षेत्र का जो सागरीय जल है वो ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने की प्रकृति रखता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम भी रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में ऐसे ऐसे वो घूम रही है, पश्चिम से पूर्व। और महासागरीय जल, अगर कोई चीज, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज ऐसे वाटर बॉडी, किसी चीज में आप वाटर भर लीजिए और उसको ऐसे ऐसे घुमाइए तो आपको पता चलेगा जो जल उसके अंदर भरा होगा वो विपरीत दिशा में चलने लगता है। तो महासागरीय जल क्योंकि तरल जल है, तरल अवस्था में होता है, तो ठोस पृथ्वी का साथ वो नहीं दे पाता है। महासागरीय जल पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ऐसे प्रवाहित होने लगता है। पृथ्वी इधर से इधर घूम रही है और महासागरीय जो जल है वो घूमने की जो प्रकृति रखता है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, वो इधर से इधर होने, ये महासागरीय जल है, ऐसे घूमने लगता है। पश्चिम से पूर्व पृथ्वी और पूर्व से पश्चिम ये प्रवाहित होने लगता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो कोरियालिस बल है, या जिसको आप डिफ्लेक्टिव फोर्स कहते हैं, विक्षेप बल भी कहते हैं, उसके कारण जल धाराएं उत्तरी गोलार्ध में जब जाती हैं तो दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जब जाती हैं तो बाएं ओर मुड़ जाती हैं। नॉर्थ में ये दाहिनी ओर मुड़ जाएंगे, और साउथ में दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगी तो ये बाईं ओर मुड़ जाएंगे। और इसका कारण क्या है? विक्षेपक बल। इसका कारण क्या हो जाएगा? कोरियालिस बल। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके कारण से धाराओं की उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं है कि केवल इसी कारण से होती है। धाराएं कैसे चलेंगी? धाराओं के चलने का सीधा दो चीजें यहां पर एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। मान लीजिए कि कोई एक तल ये है और दूसरा तल ये है। इस तल में अगर दबाव पड़ेगा और ये तल डाउन पड़ जाएगा और ये तल अपेक्षाकृत ऊपर होगा, तो धाराओं की जो स्थिति होगी, जो धाराओं के चलने की दिशा होगी, वो इधर से इधर चलेंगी। उच्च तल वाले से निम्न तल वाले क्षेत्र में धाराओं का प्रवाह होता है। यहां पर एक कारण हमने आपको बताया, पृथ्वी की प्रकृति और उससे जुड़े हुए कारण, लेकिन लास्ट में तल वैभिन्नता के कारण ही ऐसा होता है। दूसरा जो कारण होता है उसमें ऐसे भी कारण आएंगे जो सागर से रिलेटेड नहीं है, जिनको हम
एक मुक्त कहते हैं जैसे वायुदाब है, जैसे हम वाष्पीकरण की बात करें, प्रचलित पवनों की बात करें, वर्षा के जल की बात करें, नदियों के जल की बात करें, तो ये बाह्य सागरीय कारक है और इनका भी प्रभाव पड़ता है। तो बाह्य सागरीय कारक दूसरी जो कैटेगरी है वो है बाह्य सागरीय कारकों की। बाह्य सागरीय कारक, बाह्य सागरीय कारक, इसमें सबसे पहले आप लीजिए वायुदाब को। समुद्री क्षेत्रों में भी वायुदाब पड़ता है और मैंने जब डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि वायुदाब पड़ने से जल का जो दबाव है उसको सहन करने की शक्ति वाले जीव जंतु ही उसमें नीचे पाए जाते हैं। कोरल रीफ की भी चर्चा हमने की थी, उस समय भी अन्य पारिस्थितिक तंत्रों की जब चर्चा की थी तब भी हमने बताया था। तो वायुदाब के कारण समुद्र का जो तल होता है, मान लीजिए कि ये समुद्रिक तल है और इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये नीचे की ओर दबाव पड़ता है। जहां पर दबाव पड़ेगा यानी उच्च वायुदाब, जहां पर हाई प्रेशर वाले क्षेत्र होंगे वहां पर जो तल होगा तल नीचा हो जाएगा, और जहां पर अपेक्षाकृत लो प्रेशर वाला क्षेत्र होगा यहां पर इसकी तुलना करेंगे इससे तो ये तल ऊंचा रहेगा, यहाँ पे तल नीचा नहीं होगा। तो जो ऊंचा तल होगा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर धाराओं का प्रवाह होने लगेगा। अब ये छोड़ दीजिए, धारा बोले तो धारा, अब उसमें स्ट्रीम है, ड्रिफ्ट है, करंट है, ये तो एक बेसिक बात थी, टेक्निकल टर्म्स थे ये। बाकी उच्च तल से निम्न तल की ओर इनका प्रवाह होने लगेगा। विश्व की अधिकांश जो जलधाराएं हैं उन पर तलीय प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन उससे ज्यादा जो प्रभाव है वो पड़ेगा आपका पवनों का। पवनों का प्रभाव विश्व की अधिकांश धाराओं पर पड़ता है, इससे कोई वंचित नहीं रहती है। बहुत प्रभावी जो कारक है वो पवनों का प्रभाव है। जो प्रचलित पवनें होती हैं, जिस दिशा में जिस क्षेत्र में पवनें चलती हैं तो वहां पर जलधाराएं उनका अनुसरण करती हैं। वायु के घर्षण के प्रभाव से समुद्र का जो जल होता है वो जलधाराओं के रूप में पवन की दिशा में प्रवाहित होने लगता है। ये बहुत बेसिक, बहुत महत्वपूर्ण कारक है। बात करते हैं वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण से हमने बताया था, जब घनत्व के बारे में हमने चर्चा की थी, कि जहां पर वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण जहां पर अधिक होगा वहां पर घनत्व जो होता है वो कम होता है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अधिक वाष्पीकरण के कारण जल की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, क्योंकि जल वाष्पीकृत हो गया। वाष्पीकरण किसका हो रहा है? जल का ही तो वाष्पीकरण हो रहा है। और अगर जल वाष्पीकृत हो गया तो जल के वाष्पीकरण के कारण वहां पर जल की मात्रा कम हो जाती है, और जल की मात्रा कम होने के कारण वहां पर जो घनत्व है, घनत्व में, लवणता में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। इसके घनत्व, वाष्पीकरण अगर होगा, जैसे मात्रा, जैसे क्या होगा, जल का वाष्पीकरण अगर हो रहा है तो जल की मात्रा कम हो जाएगी, तो यहां पर जो घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये उल्टा लिख दिया था, घनत्व इसका बढ़ जाएगा। इसकी जो लवणता है, ये लवणता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये गलत तीर लग गई थी, ये भी बढ़ जाएगी। तो सात, यहां पर हो तो वाष्पीकरण रहा है, लेकिन वाष्पीकरण का इफेक्ट ये पड़ रहा है कि जल की लवणता और घनत्व में वृद्धि हो जाती है, और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जहां पर वाष्पीकरण अधिक होता है वहां पे जल का जो तल होता है, इसके प्रभाव से तल जो है वो नीचा हो जाता है, और तल जब नीचा होगा तो यहां पर उच्च तल से, जहां पर कम वाष्पीकरण होगा, यहां पे वाष्पीकरण ज्यादा है, इसकी विपरीत स्थिति पाई जाएगी जहां पे वाष्पीकरण निम्न होगा। तो यहां पर तल इसकी अपेक्षा उच्च हो जाएगा, तो उच्च तल से निम्न तल की ओर धाराओं का प्रवाह यहां पर भी होने लगता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। जब जल की मात्रा कम होगी तो लवणता में भी वृद्धि होगी और घनत्व में भी क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। घनत्व में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, बारिश भी होती रहती है। वर्षा का जल, नदियों का जल समुद्र में जाके मिलता भी रहता है, और उसका घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है ये आप जानते हैं। तो चाहे वर्षा हो और चाहे नदियां हो, वर्षा और नदियां ये दोनों समुद्री क्षेत्रों में जब जाके, समुद्री क्षेत्रों में इनका प्रवाह होता है इस जल का, चाहे वो वर्षा जल हो और चाहे नदियों का जल हो, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में समुद्री जल की जो सतह है वो ऊंची हो जाती है। मान लीजिए कि कोई ये सतह थी और एक ये सतह थी, यहाँ पे वर्षा हो रही है, यहाँ पर नदियां आके मिल रही हैं, तो यहाँ पे जल की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इसका जो तल है ये ऊंचा हो जाएगा। अपेक्षाकृत यहाँ पर नहीं हो रही है, तो ये ऊंचे तल से नीचे तल की ओर धाराओं का प्रवाह होने लगेगा। बिल्कुल आसानी से समझिएगा, इसमें कोई
बहुत रॉकेट फिजिक्स या ऐसा कुछ साइंस इसमें नहीं है, ठीक है ना। बहुत सामान्य भाषा में आप इसको समझिए, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाह होना है। और यही कारण है कि जो विषुवत रेखा होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र जो होता है, विषुवत रेखा के आसपास वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, ध्रुवों की तरफ वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। तो हमेशा विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर धाराओं का प्रवाह आप पाते हैं, और ये बेसिक पैटर्न आपको मिलता है। ये बिल्कुल बेसिक पैटर्न आपको मिलता है। धाराएं चलती क्यों है, अगर कभी आपसे कोई पूछ ले, तो धाराओं के चलने का एक सबसे बेसिक कारण होता है समुद्री तापमान को। तीसरा जो कारण है समुद्री कारण आप कह सकते हैं। तो समुद्री तापमान को क्या करती हैं धाराएं, समुद्री तापमान को बराबर करने की दृष्टिकोण से ये चलती हैं। अगर समुद्र के जल स्तर के तापमान में अंतर, मतलब समुद्र के जल के तापमान में अंतर पाया जाएगा, तो उस अंतर के कारण भी जल धाराओं का प्रवाह होता है। कैसे होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र पे आप जाइए, वहां पर उच्च तापमान पाया जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र में आप जाएंगे वहां पर निम्न तापमान पाया जाएगा। तो विषुवत रेखीय प्रदेश का जो जल होगा वो गर्म होगा, और गर्म जल में हमेशा फैलने की प्रकृति पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों का जो जल होगा वो ठंडा होगा, और ठंडे जल में हमेशा सिकुड़ने की प्रकृति पाई जाती है। अगर गर्म जल है तो गर्म जल में फैलाव की प्रकृति पाई जाती है, और जो ठंडा जल होता है तो ठंडा जल जो होगा इसमें संकुचन की प्रकृति पाई जाती है। ये पाया जाएगा विषुवतीय क्षेत्र में, और ये पाया जाएगा आपका ध्रुवीय क्षेत्र में। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र का जल होगा, जो वहां की धाराएं होंगी वो संकुचन वाली प्रवृत्ति रखेंगी, और जो विषुवत रेखीय क्षेत्र की धाराएं होंगी वो फैलाव वाली प्रवृत्ति रखेंगी। ध्रुवीय क्षेत्र का जल जो होगा वो नीचे से प्रवाहित होकर विषुवत रेखा की तरफ प्रवाहित होगा, और जो विषुवत रेखीय प्रदेश का जल होगा वो ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाएगा, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में जल की मात्रा ज्यादा भी है और गर्म जल है तो वो फैलेगा। अब मान लीजिए कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ऊपर ऊपर जो प्रवाह होगा, ये जो व्हाइट कलर से ये दिख रहा है, ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहा है, और जो नीचे से जो फैलाव प्रवाह होगा, ये ध्रुवीय क्षेत्र का जो जल है वो ऐसे आएगा नीचे नीचे, ऊपर से ऐसे जा रहा है और नीचे नीचे, एक ऐसी साइकिल भी चलती है। ऐसे ऐसे समुद्री जल चलता रहता है। बात समझ में आ रही है, ऐसे ऐसे जल चलता रहता है समुद्र का। तो ताप की ये विभिन्नता जो होती है, ताप की विभिन्नता के कारण भी ऐसे प्रवाह का पैटर्न पाया जाता है। कुल मिला के ये जानिएगा, जो गर्म जल होता है वो फैलाव की प्रकृति वाला होता है, और जो ठंडा जल होता है वो हमेशा संकुचन की प्रवृत्ति। ठंडे जल को क्या जमाव करना है, और जमाव जब होगा तो वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और जो गर्म जल होगा उसके अणु इधर उधर फैलने की कोशिश करेंगे। लवणता में जो भिन्नता पाई जाती है समुद्री, पहला तो हो गया तापमान, दूसरा है समुद्री कारकों में, इसी में इसको पहला कर दीजिए, और दूसरा यहां पर हो जाएगा आपका लवणता। लवणता में भिन्नता तो पाई जाती है। लवणता जहां पर अधिक होगा तो जल का घनत्व वहां पर बढ़ जाएगा। अगर किसी भी क्षेत्र की लवणता ज्यादा है, समुद्री क्षेत्र है और यहाँ पे लवणता ज्यादा है, तो इस अभी पहले भी हमने देखा था, तो इसका घनत्व बढ़ जाएगा। जहां पर लवणता कम होगी तो घनत्व घट जाएगा। लवणता ज्यादा है, घनत्व बढ़ेगा, तो घनत्व बढ़ने का मतलब है भारी होने के कारण जो इसका तल होगा, ये तल बैठ जाएगा, तल नीचा हो जाएगा। और इसके विपरीत जहां पे लवणता कम पाई जाएगी वहां पे घनत्व कम होगा, तल ऊंचा हो जाएगा। तो ऊंचे तल से नीचे तल की ओर धारा का प्रवाह होने लगेगा। अधिक लवणता वाले समुद्र की ओर धारा का प्रवाह होगा, कम लवणता वाले समुद्र की ओर से। तो यहां पर जो धारा चलेगी वो कम लवणता से अधिक लवणता वाले क्षेत्रों में चलती रहेगी। आपसे पूछ लिया जाए समुद्री धारा को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप तुरंत उसको फटाफट लिख के चले आइएगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं कंसेप्ट क्लियर करा दे रहा हूं इस लेवल का कि आप उसको पढ़ेंगे, एक दो बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, दिमाग में आपके कंसेप्ट रहेगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं। मान लीजिए कहीं ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां पर हिम क्षेत्र था और हिम पिघल जाए, हिम का पिघलाव हो जाए, और हिम का जब पिघलाव होगा तो हिम के पिघलने से क्या होगा, जल की जो मात्रा है जल बढ़ जाएगा। और जल की मात्रा अगर बढ़ जाएगी, और ये जल भी कैसा है, बिल्कुल स्वच्छ जल होता है,
बिल्कुल स्वच्छ जल होता है। जल की मात्रा यहाँ पर बढ़ेगी और जल की मात्रा बढ़ने से जो जल का तल है वो बढ़ जाएगा, जैसे वर्षा की मात्रा से बढ़ा था। आसपास का जो ये यहाँ पे मतलब अब आप क्या करेंगे, हिम को पिघलाएंगे अगर तो जल वहां से निकलेगा, जल का तल ऊपर उठ जाएगा, तो जल का प्रवाह इस ऊंचे वाले तल से आसपास के जो निम्न तल वाले क्षेत्र होंगे वहां पर होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा क्षेत्र पास का मिलेगा जहां पे तल नीचा है तो उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाह ये शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे लवणता वाले फैक्टर में आपने देखा कि भारी जब हो जाएगा तो भारी होने के कारण जल नीचे बैठेगा, और जैसे नीचे बैठेगा तो जो दबाव बनता है, तो दबाव बनने से जल फैलने लगता है, इधर उधर फैलने लगता है। और इसको जो यहाँ पे जगह खाली होती है, जो इधर उधर ये चला गया, फैलाव हो गया, तो इसको कवर करने के लिए दूसरा जल भी आता है। तो नीचे भी एक आपका पूरा साइकिल पाया जाता है, एक चक्र पाया जाता है। एक साइकिल, एक चक्र ऐसा पाया जाता है कि आप उसको ऊपर नीचे अगर देखेंगे तो ऊपर से जल जा रहा है तो नीचे को जल आ रहा है, नीचे से जल उधर तरफ आ रहा है, क्योंकि जगह को कवर करना है। तो धाराओं का इस तरीके से ये प्रवाह चलता रहता है। एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा, ये नासा का वीडियो है और इसके अंतर्गत धाराओं के प्रवाह को दिखाया गया है। आप जब ग्लोब पर, पृथ्वी पर जो वाटर बॉडीज हैं इनको देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको प्रवाह दिखेगा। ये जितना आसानी से हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस धारा इधर चली गई, धारा इधर चली आई, पूरब मुड़ गई, पश्चिम मुड़ गई, उत्तर चली गई, दक्षिण चली गई, कुछ इस तरीके से मत्ता हुआ ये चलता है। नीचे भी एक साइकिल, कहीं कहीं भंवर आपको उड़ती मिलेगी। ये अलग अलग समय पे इसको दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ ये बस देखिए कि कैसे धाराएं, देखिए कहाँ कहाँ कहीं कहीं भंवर पाए जा रहे हैं, कहीं कहीं पे धाराओं की दिशा आप देखिए एकदम से राउंड राउंड हो जा रही है। तो धाराओं को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, उन कारकों से ये प्रभावित होता है। धाराओं की दिशा, जैसे तटरेखा की जो आकृति है, तटरेखा की आकृति से तलीय जो आकृति है उससे प्रभावित होती है। जो ऋतु परिवर्तन होता है अलग अलग समय में आप देखेंगे उससे प्रभावित होगी, क्योंकि कैसे कैसे लवणता, घनत्व, हिम का पिघलना, है ना, साथ में अन्य बहुत सारे कारक हैं। जैसे टेम्परेचर की हमने बात की है, जैसे हमने बात की है मान लीजिए कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर पहले वर्षा उतनी नहीं थी, फिर वर्षा की मात्रा बढ़ गई, तो कैसे कैसे ये प्रभावित होते हैं। लेकिन कुछ दिशा, कुछ चीजें देखिए, ये कैसे मथ रहा है, ये जल देखिए, ये कैसे कैसे ये यहाँ पर ये पाया जा रहा है। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि ऐसे मथता रहता है जल पूरा, ये देखिए किस तरीके से। बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन ये है समझना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सरलीकृत करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये धाराओं का कुछ ऐसा प्रवाह, ये वीडियो लिया गया है, इसको दिखाया गया, ये अलग अलग समय में, पहले फरवरी में दिखाया इन्होंने, जुलाई में दिखाया, अक्टूबर 2006 में दिखाया, मतलब अलग अलग है, लेकिन इस तरीके से जल ये मथता रहता है ना। समुद्र बहुत विशाल होता है, बहुत विशाल है, बहुत ही विशाल है, इतना छोटा कोई एरिया नहीं है। कितना मजा आ रहा है, आप इसको देखने की कोशिश करिए। नासा का ये वीडियो है, नासा के द्वारा ये कैप्चर किया गया था। अब हम देख लेते हैं धाराओं की जो आप कह सकते हैं धाराओं को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनको तो हमने देखा। अब इनकी जो प्रकृति है, धाराओं की जो प्रकृति है वो कैसे कैसे प्रभावित होती है, और धाराओं की जो दिशा है, कहने का मतलब धाराओं की दिशा को जो संशोधित करने वाले या प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको हमको देखना है। जैसे धाराओं की दिशा के बारे में अगर हम बात करें, हेडिंग आप डालिए, धाराओं की दिशा को संशोधित करने वाले कारक, धाराओं की दिशा को संशोधित करने वाले कारक। धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले, संशोधित करने वाले, लिख लीजिए, संशोधित करने वाले कारक, इनकी हम बात करेंगे, जो इसके डायरेक्शन को प्रभावित करते हैं, है ना, चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि धारा कोई है, अब इसके लिए हम थोड़ा सा मैप पर चलेंगे। मान लीजिए कि कोई धारा है और उस धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है। अब यहाँ पर सामने कोई तट आ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि धारा पार कर जाएगी, लैंड वाले पार्ट में पूरा आके ऐसे पार करेगी, ऐसे मुड़ जाएगी, है ना, ऐसे धारा मुड़ गई। जैसे गल्फ स्ट्रीम की बात आप करें, गल्फ स्ट्रीम
जैसे तट की आकृति है, जैसे तट की प्रकृति है, तट रेखा की आकृति के हिसाब से समुद्री जलधाराएं अपनी दिशा को बदल लेती हैं, अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है ना, अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है। जैसे दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा की अगर हम बात करें तो ये दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा टकराएगी, ये आके देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पर देखिए दो भागों में बढ़ जाएगी, यहाँ पे बीच में ये है, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक हिस्सा इधर चला गया, एक हिस्सा इधर चला गया, एक उत्तर में जाएगा, ब्राजील की तट से टकरा रहा है, एक उत्तर की तरफ चला जाएगा और दूसरा दक्षिण की तरफ चला आएगा, है ना। तो पहला उत्तरी विषुवत रेखीय धारा में जाके मिल जाएगा और दूसरा भाग जो दक्षिण की ओर आया है वो पूर्वी ब्राजील तट जो है, ब्राजील का पूर्वी तट, तो वहां पर आके ब्राजील धारा के नाम से जाना जाएगा। यानी कि तट की जो प्रकृति है, जो आकृति है, आकृति कहिए उसको, जैसी इसकी बनावट है, उससे धाराओं की दिशा बदल जाती है। मान लीजिए कि कोई महासागर है और उसकी तल की संरचना, तो यहां पर पहला जो हो गया उसको ध्यान दीजिएगा, इधर मैं नोट किए दे रहा हूं कि आकृति प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें तट की आकृति, मैप पे समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। दूसरा, आकृति कैसे प्रभावित करती है तो समझ में आपको आ ही गया होगा। दूसरा, एक तलीय आकृति जो है वो भी प्रभावित करती है, क्योंकि मैंने धारा के बारे में आपको बताया कि धारा केवल ऊपर जो प्रवाह आप देख रहे हैं वही नहीं है, नीचे से भी प्रवाह हो रहा है। अटलांटिक महासागर में जाइए, अटलांटिक महासागर की उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा देखिए, जैसे ये मध्य अटलांटिक कटक के पास पहुंचती है, मध्य अटलांटिक कटक के पास ये जैसे ही पहुंचती है तो इसकी दिशा उत्तर की ओर मुड़ जाती है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक प्रवाहित होने के बाद ये कटक को पार करती है और उसके बाद में फिर से ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। तो यहाँ पे ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये पहले इधर गई और यहाँ पर कोई वैसा तट नहीं था, यहाँ पे जा रही थी और उसके बाद में फिर से यहाँ पर मुड़ गई। कैसे हुआ? ये तलीय आकृति ऐसी थी, जो नीचे का नितल पाया जा रहा है उसकी आकृति ऐसी थी। तीसरा जो धाराओं की दिशा को संशोधित करने का कारक है वो है मौसम। मौसम परिवर्तन आप कह सकते हैं कि मौसम परिवर्तन के द्वारा कैसे ये प्रभावित होते हैं। मौसम या ऋतु परिवर्तन आप कहिए, ऋतु शब्द यूज करिए तो ज्यादा सही है। सूर्य का जब उत्तरायण होता है, सूर्य का जब दक्षिणायन होता है, तो उत्तरायण होने पर समुद्री धाराओं का प्रवाह उत्तर की ओर खिसक जाता है। जब दक्षिणायन होता है तो समुद्री धाराओं का जो प्रवाह होता है वो दक्षिण की ओर खिसक जाता है। मानसूनी जो पवन है, खास करके जब भारत में आप आएंगे तो भारत में जो मानसूनी पवनें हैं, जब भारत के मानसून के बारे में हम चर्चा करेंगे तो मानसूनी पवनों की दिशा ग्रीष्म काल में अलग होती है, शीतकाल में अलग होती है। तो मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन के साथ ही जो हिंद महासागर की धाराएं हैं उनकी दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। तो मुख्य रूप से ये तीन फैक्टर हैं जो धाराओं की दिशा को संशोधित कर देते हैं, उनको परिवर्तित कर देते हैं। बात समझ में आ गई? ये तीन कारक हैं। हमारी चर्चा जब शुरू हुई थी तो हमने कहा था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। पश्चिम से पूर्व दिशा ये होती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में ऐसे पृथ्वी ये घूम रही है। और पश्चिम से पूर्व दिशा में ऐसे पृथ्वी अगर घूम रही है तो जो धाराएं होती हैं उसका साथ नहीं दे पाती हैं, तो वो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलने लगती हैं। इसमें कोई समस्या, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मान लीजिए कि किसी बाल्टी में आप पानी भरेंगे और बाल्टी को घुमाएंगे तो अंदर का जो पानी है वो दूसरी दिशा में घूमने लगेगा। अब किसी भी महासागर की जब आप धारा पढ़ेंगे तो उसमें बीच में एक तो विषुवत रेखीय धारा, विषुवत रेखा क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो विषुवत रेखीय जो धारा होगी वो ऐसे चलेगी पृथ्वी की दिशा के विपरीत दिशा में। तो चाहे वो पैसिफिक ओशन के बारे में आप पढ़ें, यहाँ पर भी विषुवत रेखीय धारा आपको मिलेगी, अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ें, यहाँ पर भी मिलेगी, और हिंद महासागर इंडियन ओशन के बारे में बात करें, यहाँ पर भी आपको मिलेगी। इसको और सही से आपको देखना हो तो यहाँ पर देखिए, अब इसका कोई मतलब रह नहीं गया, आपका ध्यान ना भटके इसलिए। तो ये आपको मिलेगी। और ये क्या है? ये विषुवत रेखीय जो धारा है यही पृथ्वी की जो पश्चिम से पूर्व गति है इसकी विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है ना, ये चल रही है। अब ये जो विषुवत रेखीय धारा होगी ये नॉर्मली ये कैसे चलेगी?
ये इधर से इधर की दिशा में चलेगी, ठीक है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए एक इक्वेटोरियल विषुवत रेखा पे ही विषुवत रेखीय प्रतिधारा भी चलने लगती है, जो उल्टी दिशा में चलती है, उल्टी दिशा में चलती है। यहां पे देखिए इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ये इसके जल को काउंटर करने के लिए वो इधर से इधर चलने लगती है। लेकिन जो भी धारा होगी विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो चलेगी, जो मैं समझाना आपको चाहता हूं उसको समझिए। यहां पर जो धारा आपकी चल रही है, ये धारा हर हाल में, इसमें दो चीजें पाई जाएंगी। ये चलिए रेड की जगह मैं दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूं, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं ब्लैक ही यूज कर ले रहा हूं, क्योंकि इसमें जो ठंडी गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है। अच्छा, मैं ब्लू यूज कर ले रहा हूं, इसको समझिए। यहां पर जो भी करंट बहेगी, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होते हैं, टेम्परेचर होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है आपका टेम्परेचर। तो यहां पर टेम्परेचर मिलेगा, और टेम्परेचर के साथ में यहां पे वर्षा की मात्रा भी रहेगी, ज्यादा रहेगी। लेकिन मुख्य हमारा जो काम है वो टेम्परेचर का है। टेम्परेचर ज्यादा होगा यानी कि इसकी जो प्रकृति होगी वो हॉट होगी। यही आप चले जाएंगे यहां पर ध्रुवीय क्षेत्रों में, जो चले जाएंगे यहां पर जो धाराएं बहेंगी वो खास करके जो ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखीय क्षेत्र की तरफ ऐसे आएंगी, ऊपर से नीचे आ रही हैं, नॉर्थ पोल से विषुवत रेखा की तरफ या साउथ पोल से इधर जा रही हैं। ये कहां से आ रही हैं, यहां पर कम टेम्परेचर वाला क्षेत्र है, तो ये जो होगी वो धारा जो होगी वो कोल्ड होगी। तो एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा जलधाराओं को पढ़ते समय, कि हम जलधाराओं को गर्म और ठंडी रूप में पढ़ेंगे, और गर्म और ठंडी रूप में पढ़ने के साथ साथ उनका जो ओरिजिन है उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, तो उसको देखेंगे। और धाराओं की दिशा भी हमको देखना है कि किस दिशा से किस दिशा में वो जा रही हैं। नॉर्मली अगर विषुवत रेखा से वो निकल के जा रही हैं, इधर उधर फैल रही हैं, तो विषुवत रेखा से इधर उधर फैलने पर वो गर्म जलधारा होंगी। आगे उनकी प्रकृति क्या होती है, कैसे परिवर्तन होगा, वो बात की बात है। लेकिन विषुवत रेखा से निकल रही है तो अभी ये गर्म जलधाराएं हैं, और अगर ध्रुव तरफ से आ रही हैं तो वो क्या हो जाएंगी, ठंडी जलधाराएं होंगी। एक एक महासागर को उठाएंगे, एक एक ओशन को उठाएंगे, और वहां एक एक जलधारा को गर्म और ठंडी के रूप में पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की। मैं देख लेता हूं कि आपकी क्लास बहुत लंबी तो नहीं हो रही। एक महासागर हम देख सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट में आगे के क्लास में जाएंगे और उसमें दोनों को देख लेंगे। बेसिक पूरा हमारा क्लियर ही हो गया। महासागरीय धाराएं जो होती हैं, इनसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कोई भी छोटा मोटा भी एग्जाम आप देंगे तो उस एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अटलांटिक महासागर की धाराओं को सबसे पहले आप देखिए, गर्म जल धाराओं को। और इसको भी हम अगर महासागर को आसानी से पढ़ना चाहते हैं तो इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक जो भाग होगा वो उत्तर का होगा, और दूसरा जो भाग होगा वो दक्षिण का होगा। ऐसे भी हम बांट सकते हैं। तो पहले हम देखने जा रहे हैं जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। अगर इसको दो भागों में बांट लें तो इसमें कोई समस्या नहीं रह जाएगी, आसान हो जाएगा। जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर का जो हिस्सा ये वाला है इसको उत्तरी अटलांटिक महासागर कहते हैं, और इक्वेटर से दक्षिण का जो हिस्सा है उसको हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में इतना ही हमको जरूरत है अभी, तो हम सबसे पहले यहां पर इतने ही मैप को रखते हैं। ये आपका पूरा ध्यान इस वाले एरिया पे होना चाहिए, बाकी एरियाज पे कोई ध्यान अभी मत दीजिएगा। उत्तरी अटलांटिक वाला एरिया आप पहले कवर करिए। तो सबसे पहले हम करने क्या जा रहे हैं, उत्तरी अटलांटिक ओशन की धाराएं हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें हम गर्म जलधाराओं को पढ़ने जा रहे हैं, जो हॉट करंट हैं, गर्म जलधाराएं। ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सबसे पहले हम शुरुआत अगर करें तो इक्वेटर से ही ले लेते हैं। गर्म जलधारा की अगर बात आ रही है तो इक्वेटर वाली जो जलधारा होगी, जिसको हम विषुवत रेखीय क्षेत्र में, क्योंकि ये उत्तर साइड में है तो पहले का हम नाम देंगे उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, नामकरण भी इसका विषुवत रेखा के हिसाब से किया गया है,
क्योंकि वहीं से ये चल रही है। 10 डिग्री नॉर्थ में आप जाएंगे, खास करके इक्वेटर 0 डिग्री है, इक्वेटर से 0 से शुरू करेंगे और 10 डिग्री नॉर्थ, यहां पर देखिए ये जो पूरा ये जो एरिया होगा 10 डिग्री नॉर्थ तक, है ना। पश्चिम अफ्रीका से ब्राजील के तट तक आप आएंगे। पश्चिम अफ्रीका, ये अफ्रीका का पश्चिमी और यहाँ पश्चिमी तट है, और यहां से आप ब्राजील के तट, ये ब्राजील का एरिया है, यहां तक आएंगे तो इस धारा का आपको विकास यहां पर मिलेगा। उत्तर पूर्वी वाणिज्यिक हवाओं का यहां पर प्रवाह होता है, और इन प्रवाह के कारण, इस प्रवाह के कारण ये उससे प्रभावित होकर बहने लगती हैं। और दूसरा कारण है यहां पर इसका बहने का 2 कारण। ये पहली जलधारा हम देख रहे हैं, पहला तो उत्तर पूर्वी वाणिज्यिक जो पवन है, उत्तर पूर्वी वाणिज्यिक पवन, ये इसका एक कारक होती है। और दूसरा विषुवत-रेखीय क्षेत्र है, तो यहां पर जो वर्षा की मात्रा है, वर्षा की मात्रा यहां पर क्या होती है, अधिक होती है। वर्षा की मात्रा यहां पर अधिक होती है, और अधिक वर्षा होने के कारण यहां जल ज्यादा रहता है तो प्रवाह होने लगता है। ठीक है। जो उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा है, और मैक्सिको की खाड़ी के आप पास पहुंचेंगे तो मिसौरी नदी के द्वारा मैक्सिको की खाड़ी में जब जल भरेगा और उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा का जल वहां पर जाके भरेगा, तो वहां पर सतह ऊपर उठेगा। यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो यहां पर सतह आपका ऊपर उठ जाएगा। ये यहां पर इस जगह की बात हो रही है, और इसी जगह पर क्या होगा, एक फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा का तट पाया जा रहा है, इसमें भले नहीं दिख रहा है, तो यहां पर एक इस जल यानी कि जो उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा का जल गया है, और साथ साथ में जो वहां पर मिसौरी नदी आके गिर रही है मैक्सिको की खाड़ी में, उससे जल प्रवाह होगा, तो वहां पे स्तर ऊपर उठेगा और वहां पर एक दूसरी जलधारा मिलेगी जिसको हम कह सकते हैं फ्लोरिडा धारा। और फ्लोरिडा नामकरण जो किया गया है वो फ्लोरिडा जो ये तट है इसी के नाम पर किया गया है, फ्लोरिडा जलधारा। तो फ्लोरिडा जलधारा में एक तो ये उत्तरी विषुवत-रेखीय जो जलधारा है इसका जल आता है, और साथ में मिसौरी जो नदी है, मिसौरी नदी का जल आता है, और इसके कारण से तल क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, और ये जलधारा यहां से निकल पड़ती है। प्रकृति में तो गर्म है ही है। दक्षिण पूर्व जो अमेरिका है, ये दक्षिण पूर्वी अमेरिका का, ये पूरा अमेरिका का हिस्सा है, ये पूरा अमेरिकी हिस्सा है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ये फ्लोरिडा का तट है। तो दक्षिण पूर्व जो अमेरिकी हिस्सा है ये पूरा, इस हिस्से में चीन तुल्य जो जलवायु पाई जाती है, जो यहाँ की मानसूनी जलवायु पाई जाती है, गर्मी में वर्षा यहाँ पर ये कराती है, इस जलधारा के कारण होती है। गर्मी में गर्म लहर का प्रकोप भी इस जलधारा के कारण होता है, क्योंकि इसकी प्रकृति प्रकोप गर्म करेगी ना, मतलब जो भी प्रकोप आएगा वो गर्मी तो लाएगी, ठंडी तो फैलाएगी नहीं, क्योंकि ये गर्म जलधारा है। शीत ऋतु में स्थलीय हवाओं के कारण यहाँ पर इसका प्रभाव कम पड़ेगा, लेकिन गर्मी वाले दिनों में ये अपनी गर्मी और दिखा के प्रकोप ढाती है ना, यहाँ पर इसका गरम गरम पूरा ये कर देती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसका प्रभाव भी देखते चलेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। और आगे बढ़िए, जब आप फ्लोरिडा जलधारा को आगे लेके चलेंगे, ये फ्लोरिडा वाली जलधारा है यही इसी जगह पे, तो ये जब आगे बढ़ेगी फ्लोरिडा जलधारा, और इसमें एक आती है एंटिलीज जलधारा, इसको भी ध्यान रखिएगा। फ्लोरिडा जलधारा और एंटिलीज जलधारा, ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर की ही जलधारा है, वो दोनों मिल जाती हैं, और वो दोनों मिलती हैं, और इसके आगे इसका घनत्व जो होता है, इस यहाँ का घनत्व और यहाँ के घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। तो एक नई जलधारा जिसको हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, जिसको क्या कहते हैं हम, उस जलधारा को गल्फ स्ट्रीम जलधारा का यहां पर क्या होता है, उसकी उत्पत्ति हो जाती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति होती है ये वाली। तो तीसरी जो जलधारा है यहां पर, उसको आप पढ़िए और उसका नाम लिखिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम है, नाम से ही इसका पता है कि ये गर्म जलधारा है, कुछ नाम से ही पता चलता है। कैप हैट्रस से ये स्टार्ट होती है और यहाँ पे पड़ता है आपको
आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक तक जाती है। कैसे उत्पत्ति हुई है? फ्लोरिडा जलधारा जो अभी हमने प्रवाहित कराई थी, और साथ में एक जलधारा आती है एंटलीज जलधारा, वो यहाँ पर मिलती है। घनत्व में भिन्नता होती है, तो घनत्व में भिन्नता के कारण यहाँ पर इस धारा की उत्पत्ति हो जाती है। अमेरिका का जो पूर्वी तट है वहां पर ग्रीष्म ऋतु में गर्मी ये लेके आएगी, शीत ऋतु में स्थलीय हवाओं के कारण इसमें भी प्रभाव कम पड़ेगा। लेकिन ग्रैंड बैंक के निकट जो लैब्राडोर की ठंडी जलधारा अभी आएगी, आगे हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, ये यहां से आ रही है ये ठंडी जलधारा। जब ठंडी जलधारा हम पढ़ेंगे तब इसका जिक्र करेंगे। ये आती कहां से है? ध्रुवीय क्षेत्र से। लैब्राडोर की ठंडी जलधारा इसको बोलते हैं। तो जब गर्म गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर लैब्राडोर की ठंडी जलधारा से मिलती है तो यहाँ पर कोहरे वाला वातावरण हो जाता है। कोहरे वाला वातावरण प्लैंकटन के विकास के लिए अनुकूल होता है, और ये जो ग्रैंड बैंक है इसी कारण से प्लैंकटन विकसित होने के कारण यहाँ पर ये मछलियों का, यहाँ पर क्या है, ये फिशरीज का क्षेत्र डेवलप हो जाता है यहाँ पर। क्योंकि मछलियों को खाने के लिए क्या चाहिए? प्लैंकटन चाहिए। तो विश्व के मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों के रूप में ठंडी और गर्म जलधारा जो ये मिल रही है, ये कोहरा वाला मौसम उत्पन्न करके प्लैंकटन के उत्पादन की या प्लैंकटन के विकास की अनुकूल दशा उत्पन्न करके यहाँ पर फिशरीज क्षेत्र यहाँ पर डेवलप ये कर देती है। ठीक है, आगे और आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो इसको देखिए, 1 मिनट, ये गल्फ स्ट्रीम के बारे में हो गया। गल्फ स्ट्रीम आ कहां से रही है इसको नोट कर लीजिए। एक तो यहाँ पे फ्लोरिडा धारा है, और फ्लोरिडा के साथ में यहाँ पर एंटलीज धारा मिल रही है, एंटलीज करंट यहाँ पर मिल रही है। और इन दोनों के मिलने से यहाँ पर जो घनत्व है, घनत्व में भिन्नता होती है। कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गया? घनत्व में कैसे भिन्नता होगी, क्या होगी? तो घनत्व में भिन्नता के कारण इस धारा का प्रवाह होने लगता है, गर्म होती है प्रकृति में, और जब लैब्राडोर धारा से ये मिलती है तो कैसे कैसे यहाँ पे मत्स्य केंद्रों का विकास हो जाता है। अब ऊपर हम चलते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ पर देखिए आपको लिखा मिलेगा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कैसे आया? 45 डिग्री नॉर्थ जब आप पहुंचेंगे 45 डिग्री के आसपास, और लगभग देशांतर भी यहाँ पे 45 डिग्री वेस्ट पश्चिमी देशांतर रहता है, तो वहां पर इसकी उत्पत्ति होती है। और इसकी उत्पत्ति होने के पश्चात ये पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर, यहाँ पर इसका जो प्रवाह है, मैंने आपको बताया था कि नितल के कारण क्या होता है, नितल के कारण जो नितलीय क्षेत्र है उससे ये प्रभावित होके और इसकी दिशा मुड़ जाती है। नितल के कारण इसके दिशा में चेंजेस हो जाते हैं। और इसी की शाखाएं हैं, 3 धाराएं याद रखिएगा। नॉर्वेजियन धारा है ना, नॉर्वेजियन धारा एक ये शाखा निकल जाती है। दूसरी इरमिंजर धारा है, इरमिंजर धारा इस जगह पे आपको मिल जाएगी। और तीसरी होती है रैनल धारा, तो रैनल धारा भी इसी की है। तो इसकी 3 शाखाएं होती हैं, इनकी तीनों शाखाओं को आप ध्यान रखिएगा। 1 मिनट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसके बारे में बात कर रहे हैं। 3 धाराएं इसकी शाखा, नॉर्वेजियन धारा इसी से निकलती है, इरमिंजर धारा, नॉर्वेजियन आपको दिख रही है, यहीं पे इरमिंजर मिल जाएगी, और दूसरी ये रैनल धारा। ठीक है, तो नॉर्वेजियन, इरमिंजर, ठीक है, और रैनल, ये 3 धाराएं हैं जो इसी से डेवलप होती हैं। तीनों धाराएं पूछ ली जाए कहां प्रवाहित होती हैं तो आप बता देंगे। 45 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है, और साथ में 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। पूर्वी पश्चिमी की बात करेंगे तो देशांतर ही होगा, तो वहां पर इसका प्रवाह मिलेगा। और जो इसमें दिशा मुड़ती है वो दिशा नितल के कारण मिलती है। पश्चिमी यूरोप में, जो पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की हम बात करते हैं, उसमें ये सहायक होती है। पश्चिमी यूरोप में वर्ष भर वर्षा और जो आनंददायक मौसम होता है, यूरोप घूमने का आपका जो सपना होता है आप आपके अपने चहेतों के साथ, तो वो
इसी कारण से होता है क्योंकि ये धाराएं वहां पर है। नॉर्वे का जब तटवर्ती क्षेत्र आप देखेंगे तो नॉर्वे का तटवर्ती क्षेत्र वर्ष भर बर्फ के प्रभाव से इन्हीं के कारण मुक्त रहता है, क्योंकि ये जल धाराएं वहां पर गर्मी फैलाती हैं और बर्फ पिघल जाता है। रसिया जब ये पहुंचती है यहाँ पर, ये नॉर्वेजियन धारा जब वहां पर पहुंचती है तो वहां पर एक बंदरगाह है मरमस्क। तो मरमस्क बंदरगाह वैसे जमा रहता, पूरे साल वहां पे बर्फ का जमाव पाया जाता, लेकिन ये जलधारा वहां पर पहुंचती है तो गर्मी फैलाती है और ये वहां के बर्फ को पिघला देती है। ठीक है, तो बहुत ठंडक होगी तब तो जमाव मिलेगा, नहीं तो ये पिघला देती है। नॉर्थ अटलांटिक जलमार्ग जो है वो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग के तौर पर जाने जाते हैं, वहां पर इन जलधाराओं के कारण जो भी मार्ग में आइस कैप पाया जाता है, आइसबर्ग पाया जाता है, आइस कैप मत कहिए, आइसबर्ग कहिए, हिमशिला खंड, जिसके कारण से एक जहाज डूब गया था, उसके बारे में आप जानते हैं, टाइटेनिक की बात मैं कर रहा हूं। अगर ये ऐसी धाराओं का क्षेत्र वो होता तो वहां पर बर्फ पिघल जाता और वो जहाज न डूबता। तो पूरा जो आइसबर्ग बड़े बड़े पाए जाते अगर ये धाराएं ना होती तो, लेकिन ये धाराएं होती तो ये गर्मी से उनको क्या करती हैं, पिघला देती हैं और उनको समाप्त कर देती हैं। तो ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर की जो ये लगभग हमने 8-9 धाराएं देखी, ये उत्तरी क्षेत्र की गर्म जल धाराएं थी। अब हम ठंडी जल धाराओं के बारे में बात करेंगे जो उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात करेंगे, लेकिन ठंडी जल धाराएं हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए ठंडी जल धाराओं को अब हम देख लेते हैं। ठंडी जल धाराओं की जो प्रकृति होगी, जहां पर ये जाएंगी ठंडक फैलाएंगी। ठीक है, जैसे एक जलधारा के बारे में अभी हमने बात की थी जो आके मिल रही थी गल्फ स्ट्रीम से, या गल्फ स्ट्रीम उसमें जाके मिल रही थी, और वो धारा है लैब्राडोर धारा। कौन सी धारा है? लैब्राडोर धारा। तो ये हम ठंडी जलधाराएं बात कर रहे हैं, ठंडी जलधाराओं की बात कर रहे हैं। लैब्राडोर जलधारा इसमें पहली हम ले रहे हैं, ध्रुवीय क्षेत्र से आती है। मैंने पहले ही आपसे कहा जो ध्रुवीय क्षेत्र से आएगी तो ये ठंडक लेके आएगी। हिमखंड, हिमशिलाएं जो होंगी वो हिमशिला पिघलेगी जब, और उसके पिघलने से जो ताजा स्वच्छ जल निकलेगा वो इनके साथ आएगा, ठंडा ठंडा जल होगा। और जो इसके उत्पन्न होने का कारण है वो वही लवणता की भिन्नता होती है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, बेफिन की खाड़ी जो है ना, डेविस जल डमरू मध्य जो है, वहां से उत्तरी 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक लगभग ये मिलेंगी। ये 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, यहीं से मैंने अभी आपको बताया था नॉर्थ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट है 45 डिग्री के पास यहाँ पे मुड़ के फिर 3 भागों में बढ़ता है, इरमिंजर हो जाता है, रैनल हो जाता है। तो ठीक उसी 45 डिग्री के आसपास तक इनका विस्तार पाया जाता है। पूरे वर्ष भर इनके कारण से यहाँ पे तापमान कम होता है। गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलके ये कोहरे वाला मौसम, प्लैंकटन उत्पन्न होने वाला पूरा एक आप कह सकते हैं स्थितियां ये बना देती हैं, और इस कारण से वहां पर मत्स्य जो ग्रैंड बैंक का पूरा विकास हुआ। ग्रैंड बैंक आपसे पूछा जाता है, तो ग्रैंड बैंक का जो विकास हुआ है वो इसी कारण से हुआ है। अब ये जो क्षेत्र है इसके, वहां पर उसके गल्फ स्ट्रीम की विपरीत स्थिति पाई जाएगी। ये जहां से गुजरेंगी, इनका जहां पर प्रभाव पड़ेगा वहां पर ठंडक फैलेगी, तो जमाव हो जाएगा, यातायात मार्ग को ये बाधित करती है। दूसरी धारा है ग्रीनलैंड की धारा। ये देखिए ब्लू कलर से दिख रही है, ये भी ठंडी ही है। ठीक है, ग्रीनलैंड की धारा, ग्रीनलैंड धारा। अब जो ग्रीनलैंड धारा है, ग्रीनलैंड धारा ग्रीनलैंड के पूर्व से निकलती है, तो उस स्थान के कारण इसका नाम दे दिया जाता है। और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जहां तक ये है, ये देखिए यहां तक, वहीं तक ये आती है, इसके ऊपर नहीं, मतलब इसके नीचे नहीं, साउथ में नहीं। ये भी ठंडी जलधारा है, हिम के पिघलने से जल प्राप्त करती है। जल जैसे ज्यादा होता है वहां से बह के चल देता है। तो उत्तर पूर्वी ध्रुवीय हवाओं का प्रवाह जो होता है उनसे प्रभावित होके इसका उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट यही तो हुआ, तो वहां से नॉर्थ ईस्ट से इस दिशा में देखिए, नॉर्थ ईस्ट से ये प्रभावित होके उन हवाओं से ये क्या आती है, इधर चली आती है। लवणता में भी भिन्नता पाई जाती है और इस कारण से भी इनमें प्रवाह होता है। जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड का तटवर्ती क्षेत्र है उनको ये प्रभावित करती है, और ये ठंडी होती है तो वहां पर जमाव पाया जाता है। ठंडी जलधारा जहां पे जाएगी तो हिमों का जमाव वहां पर पाया जाएगा, वहां पे आइसबर्ग पाए जाएंगे, वहां पे जम जाएगा, यातायात प्रभावित हो जाएगा, शीतलहरी होगी, हिमपात होगा,
और उसके जो जिम्मेदार होती हैं वो यही धाराएं होती हैं। तीसरी जो धारा है वो कैनेरी धारा है और ये खूब पूछी जाती है। यहां पर वैसे देखा जाए तो ये यहाँ पे मडेरा स्थान पड़ता है। मडेरा से केप वर्डे तक ये पूरा इसका विस्तार पाया जाता है। ये आपसे शायद पूछा जाए, लेकिन मडेरा से केप वर्दे तक ध्यान रखिएगा। वैसे देखा जाए तो ये गर्म वाला क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन वाणिज्यिक हवाओं के द्वारा अफ्रीका के जो पश्चिमी तट है उसकी सतह से जब जल, उसकी सतह के निकट जब जल आता है तो उसके पास आने के कारण नीचे का जो ठंडा जल है वो उसका अपवेलिंग होने लगता है। जहां पे भी अपवेलिंग की बात की जाए तो अपवेलिंग का मतलब होता है नीचे का, हाँ, अपवेलिंग, और एक शब्द होता है डाउनवेलिंग। ये मुझे शुरू में बताना चाहिए था, ध्यान नहीं रहा। अपवेलिंग का मतलब है जल का ऊपर जाना और डाउन वेलिंग का मतलब है जल का नीचे जाना। और धाराएं ऊपर ऐसे चलती हैं, नीचे ऐसे चलती हैं। तो यहाँ पे अपवेलिंग होती है, यहाँ पे डाउनवेलिंग होती है, ऐसे धाराएं चलती रहती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वाणिज्यिक हवाएं जो होती हैं, वाणिज्यिक हवाओं के कारण अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट के निकट सतह का जल हटता है और सतह का जल जैसे वाणिज्यिक हवाओं के द्वारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पे सतह का जल हटेगा तो उसकी जगह को कवर करने के लिए नीचे से ठंडा जल आता है। ये जल कहाँ से आता है? ये जो ऐसी स्थिति पाई जा रही है यहाँ पर वैसे तो बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, ठंडा वाला तो यहाँ आना चाहिए, बीच में ये देखिए गर्म भी है और यहाँ पर ये बीच में किनारी ठंडी पाई जा रही है। तो नीचे का ये ठंडा जल अपवेलिंग के द्वारा ऊपर आता है। सहारा मरुस्थलीय जो क्षेत्र है अफ्रीका के पश्चिमी तट पे, उसका जो विस्तार पाया जा रहा है वो इसी ठंडी जलधारा के कारण पाया जा रहा है। वर्षा यहाँ पर नहीं होती, तटवर्ती क्षेत्रों में यहाँ पे कुहासा, ऐसे धुंध छाया रहता है, वर्षा नहीं होती है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र का जो विकास है वो इसी कारण से हुआ है। ठीक है, तो ये ठंडी जलधारा है। आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि कनारी धारा जो कैसी है, तो कनारी जो धारा है वो ठंडी धारा है, लेकिन इसका जो विकास कैसा हुआ है, ये अपवेलिंग हुआ है। नीचे का जो जल ध्रुवीय क्षेत्रों से नीचे नीचे आया था वही ऊपर ऊपर उठकर आ गया यहां से, और उसकी अपवेलिंग होने के कारण इसका विकास हो गया है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, जिसमें हमने गर्म जलधाराएं भी देखी और ठंडी जलधाराएं भी देखी। क्लास लंबी हो रही है, इस कारण से अब आगे का इस दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, पैसिफिक और जो हिंद महासागर की जलधाराएं हैं इंडियन ओशन की, इसको नेक्स्ट क्लास में हम देख के इसको कंप्लीट कर लेंगे। जलधाराओं पे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, आप लोग ठंडा गर्म पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर लिखने को पूछ लिया जाए तो आप ऐसे जब थोड़ा सा विश्लेषण करके, एनालाइज करके, एनालिसिस करके अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कशन अच्छे से हो जाएगा तो आप लिख पाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में और उसमें अन्य धाराओं को कंप्लीट करेंगे। अब उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं के बाद में हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर के धाराओं पर चर्चा करेंगे, और इसको भी मैंने पहले भी बताया है, जितनी भी जलधाराएं हम पढ़ेंगे उसको ठंडी और गर्म के आधार पर ही पढ़ेंगे। तो अब दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराओं को अगर हम देखें तो सबसे पहली धारा इसमें आती है दक्षिण विषुवतरेखीय धारा। दक्षिणी जो विषुवतीय धारा है, ये उत्तर और दक्षिण में जो विषुवतीय धारा विभाजित हुई थी 12 डिग्री अक्षांश के आसपास, अंगोला के तट के आसपास से ये निकलती है। यहाँ ये अंगोला का तट है और अंगोला के तट से ये ऐसे चलती हुई और इधर ब्राजील के तट तक आकर फिर ये टर्न हो जाती है साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ ये मुड़ जाती है। और मुड़ने का कारण यहाँ पर होता है जो तट की आकृति है वो व्यापारिक हवाओं का इस पर प्रभाव होता है। उसके प्रभाव से उनकी व्यापारिक हवाओं के मार्ग को ये चुनती है। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव होता है जिसके कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये विषुवतरेखीय क्षेत्र है तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ज़्यादा यहाँ पर जल है। तो खैर इधर की हम बात भी नहीं कर रहे हैं, इधर की बात हो रही है। तो ज़्यादा जल है, ज़्यादा जल होने के कारण जल का प्रवाह होता है। आगे चल के यही जो धारा है सेन रॉक अंतरीप से 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक एक धारा डेवलप होती है, वो है ब्राजील धारा। ब्राजीलियन जो धारा है ये भी एक गर्म धारा है और ब्राजील धारा घनत्व की भिन्नता और साथ में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से आने के कारण इसकी उत्पत्ति हो जाती है। और जब यहाँ पर ये पहुँचती है 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में, सेन रॉक अंतरीप से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ इसके बाद इसका अस्तित्व
समाप्त हो जाता है। ब्राजील के तटवर्ती क्षेत्रों में सालों भर उच्च तापमान इस गर्म जलधारा के कारण पाया जाता है। गर्मी के महीने में इसके कारण वर्षा होती है। फॉकलैंड जो द्वीप है वहां ये जाती है जब, तो फॉकलैंड जलधारा से मिलने के कारण यहां पर ये क्या करती है, यहां पर कोहरे का ये निर्माण करती है। और कोहरे का जब निर्माण यहां पर होता है फॉकलैंड ठंडी जलधारा में, इसको हम देखेंगे, और ये अर्जेंटीना के पूर्वी तट पर आपको मिलेगी। अर्जेंटीना के ये पूर्वी तट पर आपको इसी जगह पे मिलेगी। तो यहाँ पर जब ये फॉकलैंड धारा से इसकी भेंट होती है तो ठीक वैसी ही परिस्थितियां जैसे उत्तर में यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर के मिलने से हुई थी, ठीक वैसी ही परिस्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं और ये पूरा क्षेत्र मछलियों के उत्पादन के लिए अनुकूल स्थितियां बना देता है। अब हम बात करते हैं, दो यहाँ पर मुख्य रूप से गर्म जलधाराएं थी, एक विषुवतरेखीय जलधारा और दूसरा ब्राजीलियन धारा। अब आगे ठंडी जलधाराओं के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें एक जलधारा आती है आपकी फॉकलैंड जलधारा। फॉकलैंड जो जलधारा है वो ठंडी है। फॉकलैंड को देखिए, ये लिस्टिंग करते जाइएगा। कोल्ड जल की अगर हम बात करें तो इसमें एक फॉकलैंड जलधारा आएगी। तो फॉकलैंड जो है ये कोल्ड है, ठंडी है, और फॉकलैंड जलधारा अर्जेंटीना के पूर्वी तट पर आपको मिलेगी, है ना। अर्जेंटीना के पूर्वी तट पर यहाँ पर आपको मिलेगी। और इस जलधारा में जो जल आएगा वो आपको कहाँ से मिलेगा, ये जलधारा आपकी ये ठंडी इधर से आएगी, यहाँ से ये ध्रुवीय क्षेत्र से आएगी और यहाँ पर हिम पिघलने से स्वच्छ जल की इसको प्राप्ति होगी। ये जलधारा अंटार्कटिका क्षेत्र से हिमशिला खंड से पिघलकर जल की प्राप्ति करेगी और अर्जेंटीना तट तक ये आएगी ऐसे लेके। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से पेटागोनिया मरुस्थल की जो उपस्थिति है यहाँ पर, पेटागोनिया मरुस्थल, तो पेटागोनिया मरुस्थल की उपस्थिति के कारण के लिए ये धारा कारण बनती है। पेटागोनिया मरुस्थल की उत्पत्ति में ये सहायक के तौर पर कार्य करती है। नेक्स्ट धारा है वेंगुला धारा। ये धारा इधर है, ये देखिए ये वेंगुला धारा है, ठीक है ना। और ये जो वेंगुला धारा है, इस वेंगुला धारा की प्रकृति भी ठंडी है। दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया के पश्चिमी तट पर, ये दक्षिण अफ्रीका है और नामीबिया, इसके पश्चिमी तट पर ये आपको मिलेगी। यहाँ पर ये जो घनत्व की भिन्नता है वो इसके उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पर भी कोहरा होगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये ठंडी जलधारा है तो वर्षा का अभाव यहाँ पर पाया जाएगा। लेकिन नामीबिया और कालाहारी जो मरुस्थल पाए जाएंगे उनकी उत्पत्ति के लिए ये जिम्मेदार होती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक आपको मिलेगा पछुआ पवन प्रवाह। तो पछुआ पवन प्रवाह जो है वो पछुआ पवन के कारण ही इसका डेवलपमेंट हो जाता है, बाकी इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। अब एक धारा है प्रतिविषुवतीय धारा। ब्राजील तट से आप देखेंगे और ब्राजील तट से गिनी क्षेत्र के बीच में, गिनी तट वाले क्षेत्र के बीच में आप आएंगे, ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट, यानी कि जो विषुवतरेखीय धारा है उसके विपरीत दिशा में ये चलती है। उत्तर और दक्षिणी विषुवतरेखीय जो धारा है उसके विपरीत दिशा में, ये पूर्व से पश्चिम चल रही थी तो ये पश्चिम से पूर्व वाले भाग में ऐसे चलेगी। जल के जमाव के फलस्वरूप एक ढाल जो बनेगा, जैसे ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो इधर ढाल ज्यादा हो, मतलब इधर जल अब ज्यादा हो जाएगा। तो उस जल को काउंटर करने के लिए इधर से ये धारा विपरीत दिशा में चलनी रहती है और ये जो धारा है वो गिनी का जो तट है उसके तापमान को बढ़ा देती है, वर्षा का भी ये कारण बनती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जितनी भी धाराएं थी वो समाप्त कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं आके इधर पैसिफिक ओशियन, जो पैसिफिक ओशन है उसके प्रशांत महासागरीय धाराओं को देख लेते हैं। पैसिफिक ओशन का ये कौन सा भाग है, अगर आपसे कोई पूछे तो ये वाला जो पूरा भाग है ये आपका पश्चिमी भाग है और पैसिफिक ओशन का जो पूर्वी भाग है वो इधर है, क्योंकि इसको ऐसे जोड़ेंगे ग्लोब पर आप देखेंगे तो ऐसे ही दिखाई देगा। प्रशांत महासागर विशाल महासागर है। पहले गर्म जलधाराओं की बात करेंगे तो इसमें भी विषुवतीय, जो उत्तरी विषुवतीय गर्म जलधारा है, पहले हम उत्तरी प्रशांत महासागर की बात करें और उत्तरी प्रशांत महासागर में हम पहले देखेंगे जो विषुवतीय जलधारा है
तो उत्तरी, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये देखिए यहां पर है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये यहां पर आपको दिखाई दे रही है। तो मैक्सिको के तट से यहां से ये शुरू होगी, और ये हिस्सा क्योंकि आके ये गोल गोल मिला हुआ है, तो ये यहां से, इसको जानबूझकर मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि इसको समझिए, ये वास्तव में मिला हुआ है ना, तो जुड़ के यहां फिलीपींस के तट तक यहां पर आ जाएगी, यहां से शुरू होगी, फिर ये पीछे जुड़ा हुआ है ना, तो मैक्सिको के तट से ये शुरू होके फिलीपींस के तट तक ये आ जाएगी। उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवन है वो इसकी उत्पत्ति का कारण बनेंगे, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो इसकी उत्पत्ति का कारण बनेंगे, और वर्षा द्वारा जल की प्राप्ति क्योंकि इक्वेटोरियल क्षेत्र है तो इसको होगी ही। दो धाराएं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं उनमें एक है क्यूरोसियो और दूसरी है आयोसियो। ठीक है, तो अगर गर्म जलधाराओं की बात की जाती है तो क्यूरोसियो गर्म जलधारा है। सबसे पहले हम गर्म जलधारा क्यूरोसियो की बात कर लें। मुख्य तौर पर ये ताइवान के दक्षिण से शुरू होती है और 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये ताइवान है, ताइवान के साउथ से ये शुरू होगी यहां से, और ये 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहाँ 45 डिग्री तक ये जाएगी। ठीक है, उत्तर विषुवतीय जलधारा के द्वारा जो जल प्राप्त हो रहा है, यहां पर ये देखिए, ये वाला जो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल ये जो करंट है, इससे जो जल प्राप्त हो रहा है यही कंटिन्यू होके आगे जाता है, इससे जल प्राप्त हो जाता है इसको। ऐसा नहीं कि वो ब्रेक होके यहां तक है, अब इसके आगे ब्रेक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ये नेचुरल डेवलपमेंट है, और घनत्व की भिन्नता के कारण ये उधर चला जाता है। चीन तुल्य जो जलवायु यहाँ पर पाई जाती है उसकी उत्पत्ति में ये सहायक है। जापान में तापमान को ऊंचा रखने में ये सहायक है, क्योंकि वहां ये जापान कोई बहुत गर्म प्रदेश में तो है नहीं। आप जापान की स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये आपका जापान है, तो जापान में अगर ये धारा ना होती तो वहां पे टेम्परेचर कम होता, टेम्परेचर को ये बढ़ाती है। होक्काइडो जो तट है वहां पर जब आयोसियो जलधारा है, तो आयोसियो जलधारा से जो क्यूरोसियो मिलती है, ये होक्काइडो तट है, और यहाँ पर ये आयोसियो है, आयोसियो ठंडी जलधारा है, अभी ठंडी वाले में इसको हम देखेंगे, और इधर से क्यूरोसियो, यहाँ पर क्या होगा, ठंडी और गर्म जलधारा मिलेगी, तो यहाँ पर प्लैंकटन के विकास का ये कारण बनेंगी, क्योंकि यहाँ पर कोहरा बनेगा, धुंध छाएगा, और प्लैंकटन होता है फिश का, मछलियों का भोजन, और इस कारण से ये जो क्षेत्र है वो मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उद्योग के लिए जाना जाएगा। ठीक है, दूसरी यहां पर नॉर्थ पैसिफिक एक करंट आपको उत्तरी प्रशांत प्रवाह है। ठीक है, लेकिन उसके पहले यहां पर जो ये क्यूरोसियो है, इसकी शाखा एक सुसीमा धारा भी है। तो कभी आपसे क्यूरोसियो में सुसीमा पूछ लिया जाए तो सुसीमा कैसी है, तो सुसीमा जलधारा भी गर्म जलधारा है, और ये इसकी एक शाखा है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी ये नॉर्थ पैसिफिक है। नॉर्थ पैसिफिक जो करंट है ये होक्काइडो से, होक्काइडो के ईस्ट में आप जाएंगे वहां से ये शुरू होगी, और उत्तरी अमेरिका यहां तक देखिए ऐसे शुरू हो रही है, उधर नॉर्थ पैसिफिक, और इधर उत्तरी अमेरिका के यहां तक, इस वाले क्षेत्र तक ये आ रही है। यहां पर देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका का ये पश्चिमी तट है, कैलिफोर्निया के थोड़ा सा नॉर्थ में आप जाएंगे वहां तक ये आ रही है, और ये कोरियालिस बल के कारण उत्पत्ति इसकी होती है। जो पछुआ पवन है, पछुआ पवन तुल्य जो जलवायु है, उसके निर्माण में ये सहायक होती है। अलास्का का जो तट है, अलास्का के तट पर बंदरगाहों को जमने से ये बचाती है, पूरे साल बंदरगाह इसी के कारण से खुले रहते हैं। कनाडा और अमेरिका के जो पश्चिमी भाग हैं वहां पर चक्रवातीय वर्षा का कारण भी ये बनती है, यहाँ पर चक्रवातीय वर्षा का कारण बनती है, चक्रवात से वर्षा होने के लिए ये जिम्मेदार है। बात समझ में आ रही है? कनाडा और अमेरिका के पश्चिमी भाग में चक्रवात इसी कारण से, ऐसा नहीं कह सकते बनते, लेकिन ये भी सहायक होती है। और मत्स्य उद्योग के विकास में भी उत्तरी प्रवाह जो है वो सहायक है। और इसी की जो शाखा है, अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसी की आपकी शाखा ये हो जाती है अलास्का धारा। तो अलास्का जो धारा है, अलास्का धारा इसी की शाखा है। गर्म जल धारा ये भी है, तो ये भी अलास्का धारा इसकी शाखा है। ठीक है, अलास्का तट पर बंदरगाहों को खुला रहने में ये धारा बहुत मददगार साबित होती है। प्रशांत महासागर की अगर ठंडी जलधाराओं की हम बात करें तो एक है आयोसियो। आयोसियो को कमचटका के नाम से भी जाना जाता है, इसको क्यूराइल धारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कमचटका कहा जाए या आपसे आयोसियो कहा जाए या आपसे क्यूराइल कहा जाए तो यही जलधारा है। और इसी की एक शाखा, इसका नाम पहले आप लिखिए, कमचटका, क्यूराइल
आयोसियो तो नाम ही है, और इसी की शाखा है ओखोटस। ओखोटस ये इसकी शाखा है। ये धारा ध्रुवीय क्षेत्र से आ रही है, उत्तर से आ रही है, यहाँ पर आइस वाला क्षेत्र है, तो ये जो धारा होगी वो कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। ठंडी जलधाराओं की हम बात कर रहे हैं। बेरिंग स्ट्रेट जो है, बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पर है ना, चाहे उधर देखिए चाहे इधर देखिए, बेरिंग स्ट्रेट के पास से ये निकलेगी और यहाँ पर देखेंगे ये होक्काइडो है, जापान का होक्काइडो, तो होक्काइडो तट तक ही आएगी। बर्फ पिघलने के कारण जल की प्राप्ति होती है और घनत्व की भिन्नता के कारण इसका प्रवाह होता है। साइबेरिया से ठंडी ठंडी जो शीतलहर वो पूरा ये लेके आती है और आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर का जो प्रकोप है, हिमपात का जो प्रकोप है, वो फैलाने का ये काम करती है। ठीक इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक जो धारा है, उसके बाद में ये कैलिफोर्निया के तट पर एक कैलिफोर्निया धारा यहाँ पर बहती है। इसका विस्तार कैलिफोर्निया जो तट है उसी पर पाया जाता है। व्यापारिक पवनों के द्वारा उत्तरी विषुवतीय जलधारा के रूप में जो जल की प्राप्ति इसको होती है। नॉर्थ पैसिफिक इसी का आगे जो रूप होता है ये आगे आता है, इससे जो जल हटता है तो इसी को काउंटर करने के लिए जो नीचे से अपेक्षाकृत ठंडी जल की एक धारा आती है तो वही प्रभाव इस पर पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर बताया था कनारी में, नीचे से जो जल उसको कवर करने के लिए आता है तो इसकी प्रकृति जो है वो ठंडी हो जाती है। जहां भी बीच में ठंडी कहीं आएगी, पहले तो आपको गर्म जलधारा मिल रही है, फिर बीच में तो नीचे से अपवेलिंग की घटना होती है, जो मैंने आपको बताया था। ठंडा जल जो है वो नीचे से ऊपर का आना, अपवेलिंग उसको बोलते हैं। तो कैलिफोर्निया तट से जल के हटाए जाने के फलस्वरूप जो नीचे से अपवेलिंग के द्वारा जल आता है उससे इसका विकास होता है। कैलिफोर्निया तट पर कोहरा बनाने का ये काम करती है। थोड़ी बहुत मत्स्यन की अनुकूल स्थितियां थोड़ी बहुत आएंगी, लेकिन यहाँ वर्षा का अभाव पाया जाता है क्योंकि ठंडी जलधारा है। और जहां पे भी ठंडी जलधाराएं होती हैं वहां पे मरुस्थलों का विकास हो जाता है, तो यहाँ पे मरुस्थलों का विकास हो जाएगा। दक्षिणी प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें, साउथ में आप आएंगे तो साउथ की गर्म जलधाराओं की अगर हम पहले बात करें तो दक्षिणी विषुवतीय धारा एक तो यहाँ पर मिल ही जाएगी। पेरू तट से दक्षिणी विषुवत रेखीय जो धारा है वो पेरू तट से यहाँ से निकलेगी और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक यहाँ पर जाएगी। इधर से निकल के पेरू तट से, ये आपका पेरू है, यहाँ से निकल के इसको आप उसको मोड़ेंगे, यहाँ लाएंगे तो यहाँ तक ये जाएगी। दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है। दक्षिण पूर्वी जो वाणिज्यिक पवन है उसका प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण भी इसकी उत्पत्ति प्रभावित होती है और प्रकृति में गर्म जलधारा है क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र है, वर्षा वाला क्षेत्र है, तो वहां से जल की प्राप्ति होती है और टेम्परेचर ज्यादा है तो गर्म जलधारा के रूप में आगे ये बढ़ती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा की बात ये कई बार पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, यहाँ पर आप देखिए ये ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, इसके पूर्वी तट पर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये जलधारा आपको मिलेगी। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया जलधारा गर्म जलधारा है। जल का जमाव यहाँ पर हो जाता है आके और इसी जमाव के फलस्वरूप इसकी उत्पत्ति होती है। घनत्व की भिन्नता के कारण ये आगे बढ़ता है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में चीन तुल्य जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, तो चाइना तुल्य जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। तुल्य का मतलब उस जैसी, तो जलवायु की प्राप्ति में ये, इस तुल्य जलवायु की प्राप्ति में ये सहायक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में सालों भर हाई टेम्परेचर और वर्षा के अधिकांश महीनों में वर्षा होने के लिए ये ईस्ट जो ऑस्ट्रेलियाई धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा है, ये जिम्मेदार है। दूसरा एक है अल्निनो। अल्निनो के कॉन्सेप्ट को वैसे भारतीय मानसून में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पेरू के तट की अगर हम बात करें तो 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में, यहां से 3 से 36 के बीच में ये एक ऐसी स्थिति पाई जाती है विषुवतरेखीय क्षेत्र में वायुदाब की स्थिति होती है। तो विषुवतरेखीय क्षेत्र में वायुदाब की स्थिति होने के कारण जो दक्षिण विषुवतरेखीय धारा है, दक्षिण विषुवतरेखीय धारा कमजोर हो जाती है और इस कारण से विषुवतरेखीय प्रदेश का जो जल है वो 3 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 36 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में ये प्रवाहित होने लगता है यहाँ पर। और इस तट पर जो ये प्रवाह होता है, ये अब क्योंकि यहाँ पर ये गर्म जलधारा है और एकदम से जब गर्मी आती है तो ये जो पेरू जलधारा है, इस पेरू जलधारा को ये समाप्त कर देती है। पेरू जलधारा समाप्त हो गई, पेरू जलधारा का लोप हो जाता है क्योंकि ये बहुत गर्म होती है। अल्निनो अस्थायी तौर पर इस धारा का प्रवाह होता है 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 36 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश तक। आपसे पूछा जाता है कहां, तो पेरू के तट पर विषुवतरेखीय क्षेत्र में वायुदाब में जो परिवर्तन होता है, तो वायुदाब में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप जो दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा यहां पर साउथ इक्वेटोरियल धारा जो थी वो कमजोर हो जाती है और विषुवतरेखीय प्रदेश का जल इसके बीच में प्रवाहित होने लगता है इसके कमजोर होने से। और यहां पे जब प्रभावित होगा तो इसके प्रवाह से पेरू की जो ठंडी प्रकृति थी इसका लोप हो जाता है। पेरू और चिली के तटवर्ती क्षेत्रों में इससे वर्षा होती है। तटवर्ती जो भाग है वहां पे प्लैंकटन और जो पूरी मछलियों का विकास है वो सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां नहीं रह जाती हैं। और पूरे संपूर्ण विश्व में जहां पर भी मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु पर ये प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। दक्षिणी दोलन में क्योंकि ये व्यवधान उत्पन्न करती हैं, कॉन्सेप्ट आपको बाद में समझ में आएगा, यहाँ पे दक्षिणी दोलन में नहीं समझाऊंगा। तो दक्षिणी दोलन में व्यवधान के कारण पूरी मानसूनी जलवायु जहां जहां पर भी पूरे विश्व में पाई जाती है वो प्रभावित इससे हो जाती है। तो एल नीनो अस्थायी तौर पर प्रवाहित होने वाली धारा है जो कि पेरू के तट पर बहती है। आगे हम बात करते हैं और हम ठंडी जलधाराओं के बारे में अब देखते हैं। तो ये हमारी एल नीनो हो गई। अब हमको ठंडी जलधाराओं के बारे में बात करना है जो कि प्रशांत महासागर की ही ठंडी जलधाराएं हैं। प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधारा है उसमें पहली जलधारा हम देख सकते हैं वही दक्षिण विषुवतरेखीय, नहीं ये तो गर्म जलधारा है, दक्षिण विषुवतरेखीय जो जलधारा है। अब हम इसमें हम देखेंगे जैसे ये जलधारा देख लेते हैं, पेरू धारा। पेरू धारा को हम्बोल्ट धारा के नाम से, भाई इसको तो हम देख ही चुके हैं, हम्बोल्ट धारा के नाम से जानते हैं। हम्बोल्ट धारा पेरू और चिली तट के बीच में इसका विस्तार आपको मिल जाएगा। ये जो पेरू जलधारा आपको दिख रही है यही जलधारा है। पेरू और चिली तट के समानांतर ये बहती हुई आपको मिलेगी स्थलीय अवरोधों के कारण, घनत्व की भिन्नता के कारण। और दक्षिणी विषुवतीय जो जलधारा है, कहने का मतलब ये है कि जो साउथ इक्वेटोरियल जो करंट था, साउथ इक्वेटोरियल जलधारा ऊपर ऊपर बह रही थी, तो पेरू तट के सतह के जल को ये हटा रही थी। वही कारण, जैसे वहां हमने बताया ये कनेरी के बारे में बताया था, कैलिफोर्निया के बारे में बताया था, तो नीचे का जो जल हुआ उस कवर करने के लिए जो उसका अपवेलिंग हुआ नीचे के जल का, इसी कारण से ये ठंडी जलधारा ये नीचे से जल आके ये ठंडी जलधारा का विकास हो जाता है। तटवर्ती भागों में कोहरा का निर्माण ये करती है, लेकिन ये वर्षा यहाँ पर नहीं होने देती है क्योंकि ठंडी जलधारा है। अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में इसकी भूमिका है क्योंकि यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल है और ठंडे जल के ऊपर अपवेलिंग होने के कारण यहाँ पर क्योंकि नीचे से ठंडा जल आ रहा है, ऊपर गर्म जल है, तो दोनों ठंडा और गर्म जल मिलता है। प्लैंकटन की उपस्थिति के कारक ये बनते हैं और इस कारण से मत्स्य उद्योग का यहाँ पर विकास हो जाता है। एक यहाँ पर है पछुआ पवन प्रवाह, ठीक है। पछुआ पवन जो प्रवाह है ये पछुआ पवन के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर चला करता है। तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए पछुआ पवन प्रवाह का ये प्रभाव कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आप बताएंगे कि ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाया जाता है। तीसरी है विषुवतरेखीय प्रतिधारा, इसकी बात मैं वहां पर करने वाला था। तो विषुवतरेखीय जो प्रतिधारा है ये पश्चिम में आप देखेंगे तो मिंडनाओ द्वीप से लेकर पूर्व में पनामा खाड़ी तक ये इक्वेटोरियल करंट है। यहाँ से ये शुरू होती है मिंडनाओ द्वीप से लेके और पश्चिम में आप जाएंगे तो यहाँ पर पड़ती है पनामा की खाड़ी। यहाँ पर पनामा की खाड़ी तक इसका विस्तार पाया जाता है। उत्पत्ति का कारण वही है, व्यापारिक पवनों के कारण महासागर के जो पश्चिमी भाग में जल का संचय जो होता है उसी से पश्चिम से पूर्व की ओर जो स्लोप ग्रेडियंट ढाल प्रवणता का निर्माण होता है और उसी से ये विपरीत दिशा में विषुवतीय रेखा से विपरीत विषुवतीय रेखा जो धारा है विषुवतरेखीय उसके विपरीत दिशा में ये चलने लगती है। तो इस तरीके से ये प्रशांत महासागर की धारा हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आइए इंडियन ओशन की, अपने ये वाले इस कंप्लीट एरियाज की बात कर लेते हैं जो कि मानसूनी क्षेत्र में अगर देखा जाए सबसे बढ़िया उदाहरण कहाँ मिलता है तो यहीं पर मिलता है। ये जो जलधारा यहाँ पर बहेगी तो सबसे पहले हम उत्तरी हिंद महासागर की अगर बात करें, क्योंकि हिंद महासागर में दक्षिण में ही ज्यादा क्षेत्र है, लेकिन उत्तरी हिंद महासागर में बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा ग्रीष्म ऋतु में केवल ग्रीष्म ऋतु के महीने में पाई जाती है।
सोमालिया का जो तट है ना, यहाँ पर, ये सोमालिया के तट से, यहाँ से ये शुरू होती है, वहां से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप की तटरेखा के सहारे यहाँ पर ऐसे यहाँ से आएगी और इसके सहारे ये सुमात्रा तक चली जाती है। कहाँ पर? सुमात्रा तक चली जाती है। दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी पवनों का प्रभाव होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन, उनके कारण इसकी उत्पत्ति होती है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा की। तो ये खास करके ग्रीष्म ऋतु में होती है, यानी कि सीजनल है। और भारत में दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत के साथ में पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया को सम्मिलित करके पूरा मानसूनी जलवायु का ये कारक बनती है। तटवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा करवाती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं, उनकी उत्पत्ति का भी यही कारण होती है। नोट करते रहिएगा चीजों को। उत्तर पश्चिमी मानसूनी जलधारा भी एक है, जैसे ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा ये है, और उत्तर पश्चिमी मानसूनी जलधारा ऐसे चलेगी, उत्तर पश्चिम से आएगी, लेकिन ये शीत ऋतु में आपको मिलेगी। भारतीय उपमहाद्वीप की जो तटरेखा है, उसके सहारे ये चल के ये भी सुमात्रा तट के सहारे आगे बढ़ते हुए सोमालिया तट तक ये पहुंच जाएगी, और भारत में तटवर्ती वर्षा का कारण ये भी बनती है। तो चाहे दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जलधारा हो, चाहे उत्तर पश्चिमी मानसूनी जलधारा हो, दोनों ये सीजनल है। दक्षिण पश्चिमी ये ग्रीष्म ऋतु में, और जो उत्तर पश्चिमी है ये शीत ऋतु में विकसित होती है। उसके बाद में जब आप आएंगे दक्षिण में, तो दक्षिण हिंद महासागर की अब जलधाराओं में थोड़ी सी जलधाराएं आपको ज्यादा मिलेंगी, जिनके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो पहले हम गर्म जलधाराओं के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर में पहली जो गर्म जलधारा है वो वही दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है। यहाँ पर देखिए, ये दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, साउथ इक्वेटोरियल करंट, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के, ये ऑस्ट्रेलिया का तट है और ये अफ्रीका है। यहाँ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तटों के बीच में 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 15 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य में इसका प्रवाह पाया जाता है। उत्पत्ति का कारण वही है पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव, और दक्षिण पूर्वी, यहाँ पे जो दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन है, उनके कारण इसका प्रवाह होता है। तंजानिया और मोजाम्बिक में तटवर्ती वर्षा क्षेत्रों का जो विकास है, या वो क्षेत्र जो पाए जाते हैं तटवर्ती क्षेत्रों में, वर्षा का ये कारण बनती है। तो दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा है, गर्म याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका के मध्य में 10 से 15 डिग्री अक्षांशों के बीच में चलती है, अक्षांश दक्षिणी ही होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी एक जलधारा है मोजाम्बिक जलधारा। ये जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक तट पर चलती है, और जो दक्षिणी ये विषुवत-रेखीय जलधारा थी, इसी का जल आगे आता है और ये इस रूप में आगे घनत्व की भिन्नता के कारण प्रवाहित होता है। मोजाम्बिक के तट पर जो वर्षा होती है उसका कारण ये बनता है। तटवर्ती क्षेत्रों में जो हरी भरी वनस्पतियां पाई जाती हैं वर्षा के कारण, तो ये मोजाम्बिक जलधारा उसका कारण बनती है। आगे आप जाएंगे तो आपको मालागासी धारा एक मिलेगी। मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर के पूर्वी भाग में ही, यहीं पर मेडागास्कर के पूर्वी भाग में, यहीं पर इस जगह पे आपको मालागासी धारा मिलेगी। ये मोजाम्बिक धारा के समान ही जलधारा है, गर्म जलधारा है, और मेडागास्कर के तट पर मालागासी धारा चक्रवात की उत्पत्ति का कारण बनती है। किसकी? यहाँ पर ये चक्रवात की उत्पत्ति का कारण बनती है मालागासी। तो मालागासी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये हिंद महासागर में जो आपका मेडागास्कर है उसके पूर्वी तट पर ये चलती है। और अगली धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अगुलहास। अगुलहास जो धारा है वो आपको कहां पर मिलेगी? अगुलहास बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। अगुलहास दक्षिण अफ्रीका तट के पास, दक्षिण अफ्रीका तट के पास ये पूरा ये अगुलहास धारा है। ठीक है, ये अगुलहास धारा है। और अगुलहास धारा मोजाम्बिक और मालागासी धाराओं के मिलने से बनती है। एक जो ये मालागासी धारा थी और ये मोजाम्बिक धारा थी, और ये दोनों जब मिल जाएंगी तो इसी से इसका निर्माण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी से, इसके मिलने से इसका निर्माण होता है। तो वास्तव में देखा जाए तो अगुलहास धारा में ही मालागासी और मोजाम्बिक जलधाराएं ये समाहित हो जाती हैं, लेकिन इनका अस्तित्व अलग अलग तो पाया ही जाता है। दक्षिण अफ्रीकी तट की बात करें तो पूर्वी तट पर जो चीन तुल्य जलवायु
का विकास होता है गर्म जलधारा के कारण ही होगा। तो और तटवर्ती क्षेत्रों में जो वर्षा होती है उसका कारक बनती है अगुलहास जलधारा। तो इस जलधारा को भी आप ध्यान में रखेंगे। खास करके ये यहां पर इसका विकास होता है, इसमें कुछ ज्यादा इधर दिखा दिया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये खास करके यहाँ जो मोजाम्बिक और मालागासी जलधारा है उसके मिलने से विकास हो जाता है। ठीक है, आगे की जो जलधाराएं हैं वो ठंडी जलधाराओं की हम बात करेंगे। ठंडी जो जलधाराएं हैं यहाँ की हिंद महासागर की, उनकी चर्चा हम करें। ठंडी जलधाराओं में पहला है पछुआ पवन प्रवाह। पछुआ पवनों का जो प्रवाह है उसके प्रभाव के कारण ये प्रवाह होता है। पछुआ पवनों का प्रभाव पड़ता है और उसी कारण से पछुआ पवन प्रवाह होता है। 2 डिग्री से 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में यह प्रवाह पाया जाता है। और जंजीबार और जो सुमात्रा है, जंजीबार और सुमात्रा, यहां पर इसका जंजीबार और सुमात्रा के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है ना, यहां पर इसका विकास हो जाता है और ये ठंडी जलधारा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पछुआ पवन प्रवाह किस तरीके की जलधारा है, तो आप तुरंत बताएंगे कि ये कैसी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई एक धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा भी ठंडी जलधारा है। दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा के रूप में जो जल हटता है उसके कारण जो ढाल प्रवणता बनती है, उसके फलस्वरूप जो पछुआ पवन प्रवाह है उसके कारण जल का उत्तर की ओर प्रवाह होता है। और इसी प्रवाह के कारण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर ये देखिए यहाँ पर पश्चिमी पवन प्रवाह ये पाया जाता है। ठंडी जलधारा ये होती है और उच्च भार का, उच्च वायुदाब का ये निर्माण करती है। और इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया का जो ये बड़ा हिस्सा है जहाँ पे मरुस्थल का विकास होता है, तो मरुस्थल के विकास के लिए ये उत्तरदायी होती है, क्योंकि जहाँ पर ठंडी जलधाराएं पाई जाएंगी वहाँ पे मरुस्थलों का विकास होता है। और ठीक इसी तरीके से जैसे अन्य क्षेत्रों में पाई जाती हैं आपकी विषुवतरेखीय प्रतिधारा, जो कि किस कारण से डेवलप होती हैं वो आप जानते हैं। यहाँ पर विषुवतरेखीय जो प्रतिधारा है वो केवल शीत ऋतु में मिलती है और उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा और दक्षिणी विषुवतरेखीय जो धारा है, उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा जिसकी बात हमने की थी और दक्षिणी विषुवतरेखीय जो ये धारा है, इन दोनों धाराओं के द्वारा जो जल का जमाव होता है उनसे जो ढाल प्रवणता, स्लोप ग्रेडियंट का विकास होता है, उसके कारण से विषुवतीय प्रतिधारा का विकास यहाँ पर हो जाता है और ये भी ठंडी जलधारा होती है। विषुवतरेखीय प्रतिधारा जो होती है वो ठंडी जलधारा होती है, नीचे के जल का ऊपर आता है। शीत ऋतु में ही इसका डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से ये सारी जलधाराएं जो थी जिसको हमने देखा, एक क्लास में हमने इस पे चर्चा की थी, इसके कॉन्सेप्ट पे, धाराएं क्या होती हैं, धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक, धाराओं की दिशा को निर्धारित करने वाले कारक, जिसमें तलीय आकृति, ऋतु परिवर्तन का प्रभाव, तटरेखा की आकृति, इसको हमने देखा था। धारा में जो जल आता है, जो लवणता से कैसे वो प्रभावित होती है, हिम पिघलने का कैसे धाराओं पर प्रभाव पड़ता है, स्वच्छ जल का क्या प्रभाव पड़ता है, खारे जल का क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे पवनें उसको प्रभावित करती हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। और इस तरीके से हमारा जो समुद्र विज्ञान का था कंप्लीट चैप्टर, ये हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आगे की चर्चा हम अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ करेंगे। थैंक यू सो मच।